अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। और कुछ बता दो व्हाट इज मैनेजमेंट। तो क्या बड़ा करना है, फॉन्ट साइज बढ़ा दो। सर एक मिनट देखिए, तो ये पूरा करने से नहीं हो पाता, इसे इंस्टॉल करके हम कर देंगे। नहीं कट जा रहा है। जैसे कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, लेबर, लैंड, कैपिटल, करेक्ट, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। इन सारे मैन पावर है जिसको लेबर कहा है इसने, कैपिटल है जिसमें कैपिटल में फिजिकल रिसोर्सेज आ गया, फिनेंशियल रिसोर्सेज आ गया, रॉ मटेरियल्स आ गया, दीज आर रिसोर्सेज। उसके बाद आपका ह्यूमन तो टाइम है, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज आपके पास टाइम है। बहुत बार सब कुछ होते हुए अगर आपके पास आवाज आ रही है ना, अगर आपके पास टाइम नहीं, क्योंकि अब मैं अपने हिसाब से मूव करूंगी, उसके हिसाब से मूव नहीं करूंगी। नाउ मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास टाइम है तो कभी कभी लिमिटेड टाइम होता है, तो जो कुछ भी रिसोर्सेज है आपके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, मशीन है, जितने भी रिसोर्सेज है, इनके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। 4 मशीन खरीद लिया, 2 ही मशीन पे काम करे, तो 2 मशीन पे पैसा जो फंसाया वो क्या हो गया, लॉक हो गया, वो हमारा कैपिटल तो इन्वेस्ट कर दिया लेकिन वो हमारा यूज नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट का कहाँ यूज होता है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन? नो मैम, एवरीवेयर मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। हर जगह, हॉस्पिटल ले लो, इंस्टीट्यूट ले लो, घर ले लो, ऑर्गेनाइजेशन ले लो, ट्रैफिक ले लो। ट्रैफिक सड़क पे भी मैनेजमेंट चाहिए, एक तरफ आने का, एक तरफ जाने का, और अगर क्रॉस करना हो तो फिर एक तरफ को रोक करके दूसरी तरफ को रोकते हैं। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, एक्सीडेंट का रेट ऐसे ही बहुत बढ़ा हुआ है, वो और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। आपको पता नहीं रहेगा किधर से कौन आकर के रोककर चला जाएगा। तो ट्रैफिक में भी मैनेजमेंट चाहिए, यानी कि मैनेजमेंट, वी नीड मैनेजमेंट एट एवरी वेक ऑफ आवर लाइफ, ठीक है ना। एक एक स्टेप पे हमको मैनेजमेंट करना होता है, तुम भी करते हो, ठीक है ना। रियलाइज नहीं करते हैं कि इसी को मैनेजमेंट करते तो उसको ये घर में मैनेजमेंट किया जाता है, जो बहुत स्पॉइल होने वाला जो चीज है, ठीक है ना। पेरिसेबल जिसको बोलते हैं, पेरिशेबल मीन्स जो हर जगह यूज, पेरिशेबल, पेरिश हो जाना, मतलब नष्ट हो जाना, पेरिशेबल, ठीक है ना। पेरिशेबल मतलब क्या होता है, जो बर्बाद होने वाला चीज है। जैसे कि समझो कि कटहल आपको 5 रुपए किलो दे रहा है, तो क्या आप 10 किलो खरीद के ले आएंगे? कितना भी सस्ता दे रहा है, बट यू विल टेक दैट मच यू कैन कंज्यूम, ठीक है ना। ज्यादा ज्यादा पड़ोसी के लिए खरीद लेके, चलो उसके लिए ले लेते, बहुत सस्ता दे रहा है, अगर हम बहुत बड़े दिल वाले होंगे तो, राइट। ऐसा ही करेंगे ना, और ज्यादा करेंगे क्या लेकर के घर पे लाएंगे। अगर हम 10 दिन का स्टॉक करेंगे, रखेंगे तो खराब हो जाएगा। लेकिन आटा चावल 10 दिन के लिए लाते हैं, मतलब महीना दिन के लिए लाते हैं, ठीक है ना। रोज रोज कौन खरीदने जाता है आटा चावल, नहीं जाते कोई खरीदने, वो ले आते हैं अपने हिसाब से, अपने घर के हिसाब से। तो दिस इज व्हाट मैनेजमेंट। जो चीजें खराब होने वाली है वो कम लेते हैं, क्योंकि ज्यादा ले लेंगे तो वो खराब हो जाएगा, तो हम उसको इस तरह से मैनेज करते। जो चीजें चलने वाली हैं, टिकाऊ है, घर में कंज्यूम होता है ज्यादा, वो हम क्या करते हैं, ज्यादा ले आते हैं। अब कभी कितना भी सस्ता दे दे तो हम कोई भी पेरिसेबल आइटम बहुत ज्यादा नहीं जमा करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट क्या है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, राइट। समझ में आया। इंट्रोडक्शन में भी यही लिखा होगा कि मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, इंडिविजुअल के लाइफ में भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट होता है। जहाँ कभी कहीं भी आप जाइए, विल सी सम काइंड ऑफ मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। अब ये बहुत ये तुम एक डायग्राम देख रहे होगे मैनेजमेंट के, इसको कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट या फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हैं। मैनेजमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है, ऑब्जेक्टिव से। डिसीजन नहीं, डिसीजन तो बाद में होते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते समय हम डिसीजन लेते हैं। लाइक यू पीपल हैव टेकन अ डिसीजन टू टेक एडमिशन इन BBM PPU कोर्स, ठीक है ना, ठीक है। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो टेक एडमिशन इन केमिस्ट्री, कॉमर्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, किसी भी सब्जेक्ट में ले सकते थे ना। लेकिन आपके पास इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स थे। व्हाई आई सेड कि ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते समय हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्यों मैंने कहा, क्योंकि आप क्या करते हैं, डिसीजन लिया ना आपने, फिजिक्स नहीं करना, ठीक है ना, आर्ट्स नहीं करना, कॉमर्स नहीं करना, BBA करना है या BBM करना है, यहाँ पर आए होंगे, ठीक है। BBA में एडमिशन शायद क्लोज हो चुका होगा, या फिर उनकी एग्जाम्स बहुत नियर बाय हो गई है, जबकि AKU में अभी
टाइम है, ईयरली होता है। तो आपके पास अभी 2 में से एक ऑप्शन था जिसको आपने चूज किया, ठीक है। यू मेक अ डिसीजन और नॉट, Yes, ma'am. लिया ना आपने, एक डिसीजन लिया। दिस इज व्हाट इट स्टार्ट्स फ्रॉम डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग भी हम सीधा नहीं बोलेंगे, डिसीजन मेकिंग बोलने से पहले बोलेंगे सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन जब भी हम सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, अपना गोल तय करते हैं, हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से किसी एक ऑल्टरनेटिव को पिक करते हैं। कोई ग्रेजुएशन के बाद सोचता है कोई बैंकिंग की तैयारी करे, तो उसके पास वो और भी ऑप्शंस होते हैं ना, कि बहुत सारी चीज़ों की तैयारी कर सकता है। वो डिफेंस की तैयारी कर सकता है, वो रेलवे की कर सकता है, वो बैंक की कर सकता है, वो एसएसबी कर सकता है, वो यूडीसी एलडीसी कर सकता है, वो यूपीएससी कर सकता है। बट ही टुक डिसीजन कि मुझे एक चीज़ पे रहना है ताकि मेरा गोल निर्धारित हो सके और मैं उस लाइन में अपना टाइम डिवोट कर सकूँ और तैयारी कर सकूँ, राइट। यू टुक अ डिसीजन, यू सेट एन ऑब्जेक्टिव गोल, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव को गोल भी बोलते हैं, पर्पस भी बोलते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। अब जब आपने ऑब्जेक्टिव्स तय कर लिया है, आपका डिसीजन हो गया है कि आपको क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, अपने पास रेडी रिसोर्सेज को खंगालेंगे कि मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ उस गोल को अचीव करने के लिए। तो रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं अभी मैंने बताया, जितने भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक टर्म, मैनेजमेंट टर्म में भी बोलेंगे तो वही बोलेंगे। इसको हम 3 भाग में ज़्यादा डिवाइड कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है ना, Physical and teachers, capital. जो आपको गाइड कर सके, ठीक है। कोई अच्छा सीनियर जो आपको बता सके कि ये बुक रेफर करो इस तैयारी करने के लिए, है ना। ऐसा तो चाहिए होगा ना, कोई जहाँ कुछ डाउट हो तो आप जिससे जाके पूछ सके। सीनियर, टीचर, मेंटर, कोई भी चाहिए आपको अपने नियर बाय। कहीं कभी कभी क्यों लोग रूरल एरिया से जाते हैं शहर में, इसी तलाश में कि वहाँ कुछ अच्छे लोग मिल जाएंगे। अच्छा, देखो सी कोचिंग इतना हेल्प नहीं करता जितना अच्छा ग्रुप हेल्प करता है, ठीक है ना। कभी अगर किसी चीज़ का प्रिपरेशन करो तो मैंने ये देखा है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जब मैं पहले जहाँ पढ़ाती थी वहाँ से वो लोग आए हुए हैं, तो दे सेट कि कोचिंग तो एक होता है, कोचिंग या ट्यूशन एक सेल्फ सपोर्ट होता है, लेकिन वहाँ जाने से क्या होता है कि एक ग्रुप प्रिपेयर होता है जो खुद से मॉक इंटरव्यू लेते हैं, मॉक टेस्ट करते हैं, खुद से दे हैविंग मटेरियल्स को शेयर करके तैयारी करते हैं और फिर आपस में बैठ करके पूछते हैं एक दूसरे से, तो उस तरह से तैयारी हो जाती है। तो आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी, आप उसकी तलाश में कहाँ से आए, अपना जो भी आपका लिविंग प्लेस था उसको छोड़ करके आप कहीं आगे पीछे कहीं थोड़ा गए जहाँ आपको लगा कि मुझे मिल जाएगा। सेकेंड वन इज फिजिकल रिसोर्सेज। जब भी हम फिजिकल रिसोर्सेज की बात करेंगे उसमें क्या क्या आ जाएगा, मशीन आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगा, लैंड आ जाएगा। तो अगर हम इस जो हमने डिसीजन लिया है कि मान लो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो हमको क्या चाहिए, एक रूम चाहिए, शांति हो जहाँ पे, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, लाइट चाहिए। दीज आर द रिसोर्सेज वी नीड फॉर स्टडी, है ना। तो हमको ये रिसोर्सेज चाहिए, हमारा काम इतने में ही चल जाएगा। बुक्स चाहिए, ठीक है, बुक्स चाहिए। नेक्स्ट वन इज कैपिटल। कैपिटल मीन्स कि जो भी आपको फिनेंशियल सपोर्ट चाहिए कोचिंग में पे करने के लिए, टीचर्स को पे करने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए, जो भी खर्चा करने के लिए जो भी आपको चाहिए उतने चीज चाहिए। अब इन तीनों रिसोर्सेज को हमको इंटीग्रेट करके अपना गोल को अचीव करना है। ऐसा नहीं है कि तीनों को हम यूज तो कर रहे हैं लेकिन इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है ना। पैसा अगर जो 1 महीने चलाने के लिए पापा जी ने भेजा उसको हमने 10 दिन में खर्चा कर लिया तो क्या होगा, अगला 20 दिन उधार लेके करेंगे काम, नहीं करेंगे ना। देन दिस इज बैड मैनेजमेंट। आपने मैनेज नहीं किया, कल के बारे में नहीं सोचा, राइट। आपके पास है तो आप आज का खर्चा आज करो और देख के चलो कि आगे भी हमको 15 दिन और निकालना है इसमें, राइट। तो दिस इज व्हाट कि आपने इंटीग्रेट किया टीचर्स के, अपने फ्रेंड्स के सर्कल को, अपने रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को और फिनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज किया ताकि आप गोल को अचीव कर सके एंड फाइनली यू रीच टू योर ऑब्जेक्टिव। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हो सकता है, ठीक है, मैनेजमेंट का। इतना क्लियर हुआ? इंट्रोडक्शन लिख सकते हो मैनेजमेंट पे। डायग्राम बनाना, जहाँ कहीं मैंने दिया है वहाँ तो मैंने दे ही दिया है, अगर मैंने कहीं नहीं दिया होगा, मैं जहाँ नहीं दिया होगा मैं बता दूंगी कहाँ और डायग्राम बन सकता था। हो सकता है मैंने बनाते समय मिस आउट हो गया हो मेरे से, तो आपको मैं बता दूंगी कि आप कैसे डाल सकते हो, ठीक है। आप जरूर डायग्राम से सपोर्ट करिए अपने आंसर को। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट हो गया। नाउ डिफिनेशंस है यहाँ पे मैनेजमेंट के, ठीक है ना। हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट को क्या बोला है, हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट बोलते हैं। फिर से मैं बोलती हूँ, फादर ऑफ मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ये चीज मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ हर क्लास में अपने।
फिर से रिपीट करती हूँ कि अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन अगर हेनरी फ्योल और पीटर ड्रकर दोनों हो तो प्लीज गो फॉर पीटर ड्रकर, क्योंकि पीटर ड्रकर इज द रियल फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। हम लोगों ने पीटर ड्रकर पढ़ लिया है तो अब पता भी चल रहा होगा कि व्हाई ही इज मॉडर्न फादर ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन बता देती हूँ, हेनरी फ्यूल इज द मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट, क्योंकि इनका फोकस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ही है तो ऑपरेशन से ही रिलेटेड, जबकि उनका नॉलेज बेस्ड है, ठीक है ना। तो उनका एकदम मॉडर्न है, एकदम रिसेंट है। एमबीओ की बात करते हैं वो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, लोगों को मिलजुल कर काम करने की बात करते हैं। इधर कभी हुआ है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की बात हुई है इन लोगों ने की? कभी नहीं की ना। दे हैव कीपन की आप कैपिटल वर्ग है, आप पूंजीपति हैं तो पूंजीपति हैं, जो लेबर क्लास है लेबर क्लास है, और उसके लिए जो भी बातें करनी की। दे हैव नेवर थॉट अबाउट पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, या टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर और मिडिल लेवल मैनेजमेंट सब एक दूसरे से पार्टिसिपेटिव वे में काम करते, सब मिलजुल कर काम करते हैं। समझ में आया? तो वो अप्रोच नहीं था ना उन दिनों, जिन दिनों ये लोग थे, एफडब्ल्यू टेलर थे या हेनरी फ्यूल थे या फिर मैक्स वेबर की बात की। उसके बाद आया कहीं ना कहीं एल्टन मायो से शुरू ही हुआ है ये सब, और बाद में इन्होंने पूरा पीटर ड्रकर ने पूरा इसके बारे में बोला। तो मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्टिव्स में अगर आता है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, और अगर पीटर ड्रकर का नाम है, लीव इट, गो फॉर पीटर ड्रकर। लेकिन अगर 4 ऑप्शंस हैं और पीटर ड्रकर नहीं है और एफडब्ल्यू टेलर है, एल्टन मायो है, हेनरी फ्यूल है, मैक्स वेबर है, तब हेनरी फ्यूल। करेक्ट? समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें कि मैम ने गलत पढ़ा दिया था, मैम ने नहीं बताया था, ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का गलत हो गया, नहीं होगा ना? ठीक है। तो अब डिफाइन किया है इसको हेनरी फ्यूल ने, क्या बोला इसके बारे में? मैनेजमेंट इज टू फॉरकास्ट। मैं बताती हूँ, मैनेजमेंट इज टू फॉरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। क्या है मैनेजमेंट? और किसी ने बहुत सिंपल टर्म में बोल दिया होगा इसको। मैं बताती हूँ। सबसे पहले फॉरकास्ट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट फॉरकास्ट करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। डिसीजन लेना है कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या होगा, ठीक है ना। गोल तो वही होगा ना जो हमको अचीव करना है। अचीव कर लिया तो फिर वो पास्ट हो गया, दैट इज नो मोर एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। जो अचीव हो जाता है उसका कोई इंपॉर्टेंस रहता है? 2-4 दिन में वो खुशी खत्म हो जाती है, नेक्स्ट गोल हम बनाते हैं। तो फॉरकास्ट की क्या करना है? फ्यूचर में भविष्यवाणी करनी है, ठीक है ना, फ्यूचर के बारे में सोचना है। टू प्लान, जो भी हमको ऑब्जेक्टिव करना वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे। टू ऑर्गेनाइज, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम? लिस्टिंग करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन अब हम जानते हैं तो हम इस सब टर्म से रिलेट कर सकते हैं। जब मैंने पहली बार पढ़ाया था और जब मैं अब पढ़ा रही हूँ तो अब तुम लोग समझ सकते हो कि क्या है सब। ऑर्गेनाइज के बाद टू कमांड। कमांड में क्या क्या आ जाएगा? इंस्ट्रक्शंस देना, मोटिवेशन देना, सुपरवाइज करना, सब कुछ आ जाएगा कमांड में, जिसको हम डायरेक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे इन्होंने कमांड यूज का टर्म का यूज किया है, जबकि हमने मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस में डायरेक्शन का यूज किया था। तो यही कमांड मतलब डायरेक्शन, ठीक है ना। कमांड देते हैं ना प्रोग्राम को, पीसीए में कमांड करते हैं, दैट मीन्स कि क्या डायरेक्ट करते हैं, कौन सा कोडिंग अभी होगा, अभी क्या हैश लगेगा, अंडरस्कोर लगेगा, क्या लगेगा, डैश लगेगा, व्हाटएवर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं एट दिस पेज टू कमांड पे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ ना लाइट हो रहा है इसलिए मैं साइड वाइड हो जा रही हूँ। उसके बाद क्या है? टू कोऑर्डिनेट, यानी कि अब जितने भी आपके पास रिसोर्सेज थे, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट मैनेजरियल लेवल्स, सबको आपने क्या किया? कोऑर्डिनेट किया। क्योंकि अगर सब टीम अपने अपने काम करते रहे और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करे तो पता नहीं चलेगा ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इस महीने का जो भी रिक्वायरमेंट था प्रोडक्शन का वो बना कि नहीं बना, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसको मार्केट में कैसे उसको लेकर के जब पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा पाएगा। तो दिस डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट, आपस में संपर्क रखते हैं, बातचीत करते हैं, रिक्वायरमेंट देते हैं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन के हिसाब से फिनेंस डिपार्टमेंट से बजट लेते हैं, है ना, सामान खरीदने के लिए लाएंगे ना। तो ये दे आर कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट and then control activities of others. Finally कंट्रोलिंग करना है। सीनियर हमें कंट्रोल करते कि हमने किया या नहीं किया। कभी कभी क्या होता है, एक बार अगर बोल के छोड़ दे तो कभी कभी हमारे पास इतना सारा काम होता है कि हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो कोई रिमाइंडर आता है हमारे पास कि आज लास्ट डेट था, शाम तक मिल जाना चाहिए, विल कम टू नॉलेज, फिर जल्दी जल्दी में हम वो काम शुरू करते हैं। कंट्रोलिंग बहुत सारी चीज़ों को किया जाता है, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है, आपके कोड ऑफ कंडक्ट, आपके बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है। जैसे अभी आपका शुरुआती दौर है,
इस कॉलेज का, तो कितनी बार सब मैं याद भी दिला देती हूँ कि मोबाइल ऑफ है ना, मोबाइल ऑफ है ना, बिकॉज ठीक है फियर आपको अगर मुझसे नहीं है तो कोई भी बात नहीं, लेकिन फिर भी कल ही आपको पता चला, सर ने भी बोला होगा, डायरेक्टर सर ने भी, कि किन किन से बच के रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं, हमारे क्लास में अगर यूज़ करोगे आई विल टेक द फोन, राइट, है ना, लेकिन अगर नहीं यूज़ करो तो आई मे बी आई नॉट गो फॉर सर्चिंग कि आपके जेब में है या आपके बैग में है तो वो ऑन है या ऑफ है, मे बी मैं इतना ना ध्यान दूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखवाना है, दे विल चेक, दे कैन कम, किसी भी, मैंने देखा है ये सब होते हुए, ठीक है, इसीलिए मैं तुम लोग को बता रही हूँ, किसी भी क्लास से उनको दिख जाता है कि किसी के हाथ में मोबाइल है, और वो उसी क्लास से आ जाते हैं सीधा, पता भी नहीं चलता, और फिर एक का लिया तो सबका सर्च कर लिया, सबका सर्च किया तो पता 50% का ऑन है, तो फिर गया सबका मोबाइल, ठीक है ना। आजकल मोबाइल के बिना एक दिन बिताना तपस्या है, ठीक है ना, तो वो फिर तपस्या करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ तो क्या क्या कंट्रोल द एक्टिविटीज, आपके बिहेवियर को भी कंट्रोल किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी, है ना, लेट से नहीं आना है, ठीक है, अगर आप रोज लेट से जाएंगे तो क्या होगा, आपको वार्न किया जाएगा, आपको मेमो दिया जाएगा, आपका पैसा डिडक्ट कर लिया जाएगा, सो दैट आप फिर टाइम पर बैक टू ट्रैक हो सके, ट्रैक पर आ सके, होगा, ये सब क्या है, कंट्रोल करना है, बिहेवियरल कंट्रोल है, राइट, आपके एक्टिविटीज को कंट्रोल, जो प्रोसेस हो रहा है उसको कंट्रोल करते हैं। तो इतने सारे एक्टिविटीज को जब हम सही तरीके से करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट बोलेंगे, यानी मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस इन्होंने लिख डाले इस डेफिनेशन में, है ना, ये डेफिनेशन अगर याद रहेगा तो आप इस डेफिनेशन से क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस लिख सकते हैं आराम से, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसी को मैनेजमेंट कहे। नेक्स्ट है F.W. टेलर ने, जिन्होंने बहुत सिंपल टर्म में बोल दिया कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट इज टू बी डन एंड देन गेटिंग एंड सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है, जब तक यही पता नहीं चलेगा, कल सर ने बोला था ना कि किसी ने गोल सेट किया है कि नहीं किया है, एंड आई नो ये बहुत टफ है, ठीक है ना, मैंने भी कोशिश किया था एक बार करने का, नहीं कर पाया, राइट, नहीं कर पाते हैं, लेकिन कर लेते हैं जब टाइम पे, गोल पे सेट हो जाता है, लेकिन उस पे जो वर्क करना रहता है गोल वो नहीं सेटिंग हो का पाता है। स्टेप होता है, ठीक है, आई विल शेयर दोज स्टेप विद यू, ठीक है ना, अभी तो एग्जाम का टाइम है, तुम लोग शायद उसी पे ध्यान ना दो, मैंने भी इसी तरह ध्यान नहीं दिया क्योंकि कोई दूसरे जरूरी काम सर पे लटकते रहता है, और उसके लिए आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, आराम से सोचिए, आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करिए, ठीक है ना, जब भी गोल सेट करिए पड़ोसी के कैपेबिलिटी के हिसाब से बिल्कुल मत करिए, ठीक है ना, आपके क्लास में कोई बहुत तेज है या कोई बहुत पुअर है, उसका गोल मत सेट करो, अपना गोल सेट करो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन कैपेबिलिटी के हिसाब से मतलब क्या, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा रीचेबल होना चाहिए, जो जहाँ हो वहाँ से ऊपर जाने का गोल सेट करोगे ना, तो इतना सेट करो कि तुम वहाँ तक पहुँच सको, ठीक है ना, ऐसा मत सेट करो कि वो अनरियलिस्टिक हो जाए, वो हम कर ही नहीं पाएंगे, राइट, जो हम नहीं कर, कुछ तो होगा जो हम नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लता मंगेशकर से हम उसको बोलते हैं कि आप कोरियोग्राफी कर दीजिए, कैन सी डू, कैन सी एवर डू, क्या कभी वो लता मंगेशकर बन पाती अगर वो कोरियोग्राफी में जाती तो, कोरियोग्राफी मतलब डांस सिखाना, नहीं कर पाती ना, जिस लाइन में वो कर सकते, ये मत समझना कि जब सोनी मैम बोल रही है कि आप ये नहीं कर सकते मीन्स कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं, हम किसी खास चीज को करने के लिए ज्यादा सूटेबल हो सकते हैं, राइट, तो फाइंड आउट कौन से चीज को करने में आप ज्यादा सूटेबल हो सकते हैं। बचपन से ही लोग आपसे पूछते हैं बड़े होके क्या बनना चाहते हो, और बड़े होके पता ही नहीं क्या बनना चाहते हैं, राइट, तो टाइम निकालो इस पे, मैं आपको गोल सेटिंग का जो स्टेप्स है वो मैं आपको भेजूंगी, ठीक है ना, आप देखना कि क्या कर सकते हैं, कैसे हम गोल डिफाइन कर सकते हैं। टफ होता है क्योंकि टाइम टेकिंग होता है, हम कभी इतना टाइम नहीं देना चाहते इन सब चीज़ों पर, क्योंकि हमारे लिए हमेशा कोई ना कोई रेडी रहता है, कुछ ना कुछ काम, एकदम जो मोटरसाइकिल पे बैठा है स्टार्ट कर देगा, दे रही है उसको, ठीक है, पहुंच जाना है कहीं पे, तो इतना जरूरी काम के बीच में ये सब जहाँ सोचना पड़ता है वहाँ हम अटक जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है मैनेजमेंट का काम, कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि एग्जैक्टली हमको करना क्या है, और जब ये डिसाइड हो गया तो देखिए कि क्या, बहुत सारे मैंने बताया था ना कि कॉलेज आने के, आपके घर से कॉलेज के बहुत सारे रास्ते होंगे ना, कोई एक ही रास्ता है नहीं है ना, देन क्या है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है उस गोल को रीच करने का, यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द ऑल्टरनेटिव्स, और फिर फाइंड आउट करो कि कौन सबसे इजी तरीका है, तुरंत नहीं पता चलेगा ये इजी तरीका, क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत दिनों तक तो एक ही रास्ते से आए जा रहे थे, पता ही नहीं था ये भी एक दूसरा रास्ता है, ठीक है ना, और जब दूसरा रास्ता पता चला तो बहुत आसान हो गया, 10 मिनट का टाइम बचने लगा रोज रोज का, है ना, ऐसे होता है ना, तो इस तरीके से क्या करो कि
कुछ तो आवाज आ रही थी। फाइंड आउट दैट इट इज डन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। सबसे अच्छा जो तरीका है उस काम को करने का, आप उसी तरीके से उस काम को कर रहे हैं। इसमें होगा क्या, तो बचत किस किस चीज का, टाइम का, रिसोर्सेज का, लेबर का, ह्यूमन रिसोर्सेज का, हर चीज का आपको क्या होगा, बचत होगा। और इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, जब भी इफेक्टिवली बोलते हैं दैट मीन्स कि बहुत अच्छे तरीके से, और जब भी इफिशिएंटली बोलते हैं कि काम अच्छे तरीके से भी हो और कम रिसोर्सेज में भी हो गया, ठीक है ना। इफिशिएंटली मतलब दक्षता, दक्ष किसको बोलेंगे, परफेक्ट काम हो और कम से कम चीजों में हो जाए, ठीक है ना, वो उसको हम दक्षता बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, बर्बाद करके वो काम कोई भी कर लेगा, चीजों के इधर उधर फेंक के करके, लेकिन जहाँ चीजें भी अच्छे से यूटिलाइज हो और काम भी आपका क्वालिटी हो, दैट इज इफिशिएंटली। तो उसको हमने क्या कहा, मैनेजमेंट का। दोनों डेफिनेशन समझ में आया। इसके बाद और भी दो डेफिनेशन है जिसमें ये डेफिनेशन, बाकी सारे डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग में रखना चाहिए। मैं 3-4 दी हूँ ताकि जो इजी लगे वो आप लर्न कर लीजिए। 1-2 आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैम इस टाइप से क्वेश्चन नहीं है कि अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर, नहीं, नाम से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बस दिया आएगा कि मैनेजमेंट। हाँ, इस तरीके से नहीं आएगा डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ एफडब्ल्यू टेलर मैनेजमेंट, इस तरह से कभी ना। व्हाट इज मैनेजमेंट, यू कैन कोट 1 or 2 definitions, you can write down meaning, हो गया। व्हाट इज मैनेजमेंट इज ओवर। अगर 2 ही नंबर का क्वेश्चन मैं पूछ दूं तुम लोगों को व्हाट इज मैनेजमेंट, तो आप 1 लाइन में भी जवाब दे सकते हैं, 2 लाइन में भी जवाब दे सकते हैं, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट मीन्स नोइंग द गोल। इसको सीधा लिखो। अगर डिफाइन करना हो, किसी एक का डेफिनेशन लिख दो, बहुत हो गया, ठीक है ना। किसी एक का डेफिनेशन लिखो, मीनिंग लिख दो, इसका मतलब ये होगा, ठीक है ना। मतलब तो आप मैं समझा रही हूँ तो समझ में आ रही है ना। वो मतलब लिख दो अपने शब्दों में। अपने शब्दों में लिखने से क्या होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसको लिखने का, लर्न नहीं करना पड़ेगा। और जब आधा काम हो जाता है, जब अपने आप को कुछ याद ना करना पड़े तो, ठीक है ना। आप समझ गए और लिख दीजिए, याद नहीं करना पड़े तो आपका लेवल बहुत कम हो जाता है। नहीं तो ये रटना पड़ता है, बहुत टाइम चला जाता है एक ही क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारा, तो रटने की जरूरत नहीं है। रटना सिर्फ क्या है, डेफिनेशन, क्योंकि इसको ऐसे ही लिखना है, इसको ऐसे ही लिखना है, कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, तभी वो सही होगा। नहीं आता है किसी केस में, किसी चीज का डेफिनेशन नहीं याद है, डोंट राइट अकॉर्डिंग टू फलाना, जस्ट राइट व्हाटएवर यू नो, ठीक है ना। किसी का नाम मत दो, क्योंकि किसी ने जो लिखा है आपको वही लिखना पड़ेगा, नाम दे देंगे तो, ओके। तो ये मत दो, आप ये इस तरह से बच सकते हैं। उसके बाद है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ठीक है ना। गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, मतलब मैनेजर क्या होता है, कभी डायरेक्ट कंट्रीब्यूट नहीं करता है गोल को अचीव करने में, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को। डायरेक्टर सर के सारा काम खुद करते हैं ना, नहीं करते ना, उनका इतना बड़ा कॉलेज है लेकिन वो सब कुछ खुद नहीं करते हैं। ही हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन देयर फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी एडमिन के हैं, फैकल्टीज डिपेंडेंट है उन पे। तो क्या है उनका, क्या काम है, गेटिंग थिंग्स डन। उनका काम है कि जो वो करना चाहते हैं वो अचीव करे विद द हेल्प ऑफ अपॉइंटेड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, ठीक है। दिस इज व्हाट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आर्ट है, किस चीज का, ये कला है। हर लोग हर किसी के लिए काम नहीं करता, अपने लिए काम करने का मन नहीं करता, सवेरे उठने का मन नहीं करता, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, ठंड है कहाँ जाएंगे वॉक करने के लिए। लेकिन मैनेजर क्या है, खुद वॉक नहीं करना है, लेकिन दूसरों को करवाना है, ठीक है ना। दूसरों को उनको करवाना है ताकि उनका काम चलता रहे, राइट। ये आर्ट है, ठीक है, आर्ट ही है ना, वरना हम अपने लिए उठते हैं, उनके लिए कौन उठेगा काम करने के लिए, बट वी डू, ठीक है ना। दिस इज मोटिवेशन। ये ऐसे नहीं होता है, इसके लिए इंस्पिरेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तभी लोग आपके काम करेंगे। तो मैनेजमेंट क्या आर्ट है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। जैसे एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशंस, कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे लोग फॉर्मल प्रोफेशनल रिलेशन से जुड़े हुए हैं, है ना। प्रोफेशनल रिलेशन समझ में आ रहा है, आ रही है ना समझ में। जहाँ पे कैजुअल रिलेशन नहीं है, दोस्तों के काम को तुम टाल सकते हो लेकिन ऑफिशियल काम को नहीं टालते ना, हम सीरियसली लेते हैं ना। दिस इज व्हाट, कि आपको आपका काम हो रहा है आपके किसी भी ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में विद द हेल्प ऑफ अपॉइंटेड ह्यूमन रिसोर्सेज। दिस इज व्हाट मैनेजमेंट मीन्स। सबने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है, लेकिन मतलब वही है कि काम को अचीव करना, अपने गोल, ठीक है। पीटर ड्रक, अच्छा ये याद रखना, मे बी ऑब्जेक्टिव में मैं पूछ दूं, इसीलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत जगह ऑब्जेक्टिव में ऐसा आता है कि हु गिविंग दिस एग्जांपल। मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पस ऑर्गन दैट मैनेजेस बिजनेस एंड मैनेजेस वर्कर्स एंड वर्क। इजी
यस मैम। ठीक है ना, 3-4 बार मैनेजेज आ जाएगा, समझ जाना कि पीटर टकर ने दिया। ठीक है, राइट डाउन पीटर टकर। मैनेज करना ठीक है business को, कि क्या काम हुआ था, मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पज करना ऑर्गन दैट मैनेजेस दैट बिजनेस मैनेजर मल्टीपर्पज worker ऑर्गन and मैनेजेस करना work। बिजनेस को हो एंड गया? मैनेजेस वर्क मैनेजर। अब मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने बहुत जान लिया। तो अब मैनेजमेंट फंक्शंस या प्रोसेस, ऑलवेज रिमेंबर जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वही प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है। तो कोई भी क्वेश्चन आए व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ मैनेजमेंट, एकदम कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, दोनों का आंसर सेम होगा। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो हम लोगों ने हेनरी फ्यूल के डेफिनेशन में देखा था। भले ही उन्होंने डायरेक्टिंग की जगह पे कमांड टर्म यूज किया था, मैंने उसी को कहा था कि कमांड और डायरेक्टिंग वन एंड सेम थिंग, राइट। क्या क्या फंक्शंस है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग। हाँ, तो डायरेक्टिंग में देखो, डायरेक्टिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायरेक्टिंग में सब कुछ आ जाता है। डायरेक्शन मतलब लीडरशिप भी, डायरेक्शन मतलब सुपरविजन भी, डायरेक्शन मतलब मोटिवेशन भी, डायरेक्शन मीन्स कम्युनिकेशन भी, तो सब कुछ आ जाता है। अदरवाइज आप डायरेक्टिंग ना लिख करके लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, लीडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा। ठीक है ना, वो उसी का। अगर आपने कहीं अलग अलग पढ़ा है तो समझ लो कि इसको ब्रेक किया है, डायरेक्टिंग को ब्रेक किया है। ठीक है, लिख सकते हैं वैसे भी। तो वो 5 है, वो 6 हो जाएगा। लेकिन अभी हमने कहा ना इसमें 4 फंक्शंस होते हैं। डायरेक्टिंग के अंदर 4 एलिमेंट्स आते हैं। क्या क्या? कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। तो 4 कंपोनेंट को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, अपना एक में लिख दिया हमने, राइट। अगर हम इसको सीधा लिखे तो हम कोऑर्डिनेटिंग, लीडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग भी लिख सकते हैं, वही सेम चीज होगा वो भी, राइट। ठीक है, अब प्लानिंग क्या है? जो भी आपका Fundamental part of एजेंडा है, management जो भी आपका सेट गोल है उसको अचीव करना प्लानिंग है। ठीक है, क्या चीज? 50 मार्क्स का है अरे ये पूरा नोट्स नहीं पूछा जाएगा तुम लोगों से। एग्जाम 50 मार्क्स का है ना। अभी हाँ 50 मार्क्स के हैं, 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, उसमें मल्टीपल चॉइस है और बहुत सिंपल मैंने 5 दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी सिंपल, बहुत आसान। मतलब उसमें अगर कम स्कोर किया ना तो सच में आप डंडा लेके आना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, इतना सिंपल, इतना बेसिक क्वेश्चंस नहीं हो सकता है कि फाइनल्स में नहीं आए, लेकिन फाइनल्स में आपको सिर्फ ऐसे टाइप आंसर देने हैं शायद ना, आप लोगों को सिर्फ देना है, वो आंसर लिखना है 15 नंबर्स का या 10 नंबर्स का जो भी रहेगा। तो कोई बात नहीं है उसमें, तो फिर तुम लोग लिखने में महारत तब तक हो जाओगे। आई नो अभी तो नया है, तब तक तुम लोग खुद से बात बनाना सीखोगे। हाँ, तो प्लानिंग हो गया, समझ में आया प्लानिंग? यस मैम। ठीक है, प्लानिंग अभी मैंने पढ़ाया कहाँ के समझ में आ गया तुमको? प्लानिंग मतलब क्या? जो भी आप मैनेज गोल को कैसे हम अचीव करेंगे, इसका प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर करना, जिसमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको करना होता है। ठीक है ना, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर प्लानिंग का पार्ट है। कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे कौन करना है, करेगा, कैसे करेगा, कितना result बजट लगेगा, सारे आंसर्स करते हैं हम एडवांस में। ठीक है ना, प्लानिंग करते हैं तब हम उसको शुरुआत करते हैं काम को करना। दिस इज व्हाट प्लानिंग मीन्स। तो आपको सही से प्लान करना है, एडवांस में अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। सुबह 9 बजे से या 8 बजे से, कब से क्लास तुमका? 8 बजे से? यस मैम। ठीक है ना, तो रात में प्लानिंग करते हैं ना कि यार जल्दी सो जाओ, 1 बज रहा है, 12 बज रहा है, Yes, मोबाइल पे मत टाइम दो, मोबाइल को बंद करके रखो, क्योंकि नींद ही नहीं आती, मोबाइल हाथ में आ जाती है। तो पता नहीं कैसे, सच में ये चीज मैंने भी नोटिस की है कि बहुत सारा समय ड्रेन हो जाता है मोबाइल पे। Yes, आपको पता नहीं चलेगा मोबाइल चोर है। ठीक है ना, आपने अपने बैग में चोर रखा हुआ है, जो आपका टाइम कैसे चोरी करता है आपको पता नहीं चलता है, और बाद में आपके पास मैम कभी कभी डकैत भी बन जाता है, पूरा दिन ही ले लेता है। तो आपको क्या रहना पड़ेगा इसके लिए? पुलिस बनना पड़ेगा। वह उसको उठा के आपको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। मतलब तुम लोग तो फिर भी इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारे लिए भी जरूरी, लेकिन मुझे डर लगता है अपने बच्चों का सोच करके कि जब वो लोग, मतलब कितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। देखो हमारे जमाने में एक दूरदर्शन हुआ करता था, मन है तो देखो, नहीं तो कृषि दर्शन दे रहा तो बंद करके भी पढ़ाई कर लो, क्योंकि कृषि दर्शन में मजा नहीं आता था। तुम लोग इसका नाम भी नहीं जानते होंगे। एक चैनल होता था, देखना है तो देखो। हम लोग क्या देखते थे तो मैं बता देती हूँ, बुधवार, अभी एक तक याद है, बताओ तुम लोगों को किसी को याद होगा
होगा कोई कब क्या शो आता है नहीं आता, मुझे तो संडे को रामायण आता था। रामायण याद है, महाभारत याद है, सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का 1 घंटे का पूरा फैमिली संडे को एक रंगोली भी निकलता था। उसके बाद उतना तो भूत वाला देखते भी नहीं थे। संडे को एक रंगोली भी रंगोली आता था सुबह में, वो बहुत मजे की बात होती थी कि वहाँ लोग वेट करते थे क्योंकि नए पुराने गानों का कॉम्बिनेशन, नॉर्मली नए गाने आते थे। उसके बाद रात में फ्राइडे एंड वेडनेसडे चित्रहार आता था। हाँ, तो यही कुछ गुने चुने थे जो हम लोग देखते थे और अच्छा लगता था। बाकी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बाकी चंपक पढ़ो, नंदन पढ़ो, है ना, बहुत बहुत तो नागराज पढ़ लो, चाचा चौधरी पढ़ लो, बाकी लाल पढ़ लो। प्रेमचंद। हाँ, प्रेमचंद सब तो आगे की चीज होगी, बचपन की बातें बोलो। प्रेमचंद कौन पढ़ता था, थर्ड फोर्थ में नहीं रहते हैं इतने सजा की प्रेमचंद पढ़े, वो तो आगे जब हम 9th 10th में जाते तब जाके थोड़ा होता है। बचपन की बात है तो इतना कम डिस्ट्रैक्शन था, तो कहाँ जाएंगे आप, क्या करेंगे, गुल्ली डंडा खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, टेनिस खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, वापस से किताब पढ़ा जाएंगे, ठीक है ना। आपस में बातचीत करेंगे, कितना ज्यादा बातचीत होती थी पहले, कहीं लोग जाओ तो आपस में बैठ के बात करता था, चाय पीता था, पर अड़ोसी पड़ोसी कह जाते थे, क्योंकि इतना नहीं था कि आप अपने आप को इंगेज रख सकते हैं। अब घर में घूमने गए हैं किसी के साथ, तब भी मोबाइल के खोल करके बैठे हुए, वो हालचाल पूछ रहा है, मोबाइल देखे जा रहे हैं, जो नहीं है सामने उसको पूछ रहे हैं हाउ आर यू, जो सामने बैठा है उसको बाहर में जाओ, राइट। दिस इज द थिंग चेंजेस। और अब इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है कि मोबाइल है तो टीवी की भी जरूरत नहीं रह गई लोगों के लिए, ठीक है ना। मैं पिछले 5 साल से मेरे घर में टीवी नहीं है, नो बडी नीडेड की टीवी होना चाहिए, ठीक है। मुझे बिल्कुल कोई टाइम नहीं किसी के पास, देखेगा कौन टीवी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कि इतना ज्यादा आ गया है डेविएशन, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस आ गया। ऐसे में अगर आजकल के बच्चे ने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखा तो उनका करियर एकदम बर्बाद होने वाला है। आपके दिए गए समय से कौन है, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है ना, वो करोड़पति बन रहा है, ठीक है। वो इतना बड़ा उसका फेसबुक का बिजनेस हो रहा है कि व्हाट्सएप खरीद रहा है, इंस्टाग्राम खरीद रहा है, पता नहीं क्या क्या और खरीद लेगा वो, ठीक है। लेकिन क्या होगा, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, राइट ना। हम मार्क जुकरबर्ग नहीं बन पाएंगे, क्यों, क्योंकि हम उसके झांसे में आ गए। हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, हमने क्या खाया, कहाँ घूमा, कहाँ पकाया, किस ट्रेन में गए, किस रेस्टोरेंट में गए। सरदर्दी है ना, सरदर्दी एक तरह से। दीवार पे डर लगता है, दिवाली और न्यू ईयर, दिवाली ये सब जब आता है ना तो मैं डर जाती हूँ कि अब मोबाइल में भूकंप होने वाला है। क्या भूकंप होने, तो जिन लोगों ने कभी याद नहीं किया पूरे साल, वो लोग हैप्पी न्यू ईयर का विश भेजेंगे, और जिनसे मैं रेगुलर कांटेक्ट में, वो पता नहीं नीचे चले जाएंगे, वो कहाँ चले जाएंगे, उनको ढूंढना पड़ेगा, सर्च में जाकर के ढूंढना पड़ेगा, फलाना पापा मम्मी ऐसे करके, वो तो दब जाएंगे एकदम। इसके ऊपर से पहाड़ गिरने वाला है लोगों का, जो भी 100-200 है उनका मैसेज आ जाएगा, और नीचे ढूंढते रहो जिनसे आप रेगुलर बात करते हो। तो मन तो करता है कि एक दिन के लिए बंद कर दे, ठीक है, कुछ कर दे मोबाइल में कि नेक्स्ट डे मुझे इतना सब कुछ डिलीट या इतना कुछ झेलना ना पड़े। फेसबुक में भी सेम, सबका फोटो आ रहा है, दिवाली में ये कपड़ा पहने, यहाँ घूमे, ये कर रहा हो, ये बनाया, वो खाया। तुमने अपने घर में खाया, हमें क्यों नहीं खाया, हमने नहीं बनाया, नहीं खाया, है ना। क्या स्टेटस पे लगाना आदत होता है किसी का। स्टेटस पे लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टेटस में देखती ही नहीं हूँ, स्टेटस में देखती नहीं। अगर किसी को बोलना होता है कि ये स्टेटस देखना, तो मुझे मैसेज करता है कि मेरा स्टेटस देखना, हो सकता है कुछ उसने, तो मैं बोलती अच्छा ठीक है देख लेते हैं, अदरवाइज मैं देखती नहीं हूँ। तो स्टेटस पे चाहे तुम जो लगाओ, मुझे आदत नहीं देखने की, तो मैं बच जाती हूँ। लेकिन फेसबुक तो देख लेते हैं कभी कभी, 1 दिन 2 दिन, मतलब 1-2 बार तो देख लेते हूँ। मैं भी कोई इतनी साधु संत नहीं हूँ कि बिल्कुल टाइम नहीं जाता मेरा, 1-2 बार देख लेते हैं। लेकिन क्या होता है, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ देखते तो बोर हो जाते, फिर हटा देते, ये क्या लोगों ने लगा रखा है, और यही होता है, राइट। कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें मिलती है, उसको भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे वर्ड सीखे फेसबुक से, बहुत सारे वर्ड सीखे, ऐसा नहीं है। गिग, क्वाई, ये सब इस सारे वर्ड्स की मीनिंग मुझे नहीं आता था। और एक वर्ड गिग मतलब होता है म्यूजिकल कॉन्सर्ट, ठीक है ना। तो जो म्यूजिक में है, जिनको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, जो कहीं जाते हैं वो लिखते हैं। और मैंने क्या बोला, गिग के अलावा क्वाई, क्वाई मतलब शर्मीला, शर्म जिसको बहुत ज्यादा है उसको क्वाई बोलते हैं। मैं शाही समझती थी अभी तक, क्वाई भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड सीखे मैंने। तो जब भी वर्ड्स कुछ नया आता था जो मैं नहीं जानती हूँ, तो दूसरा हमारा है ना गूगल, सर ने बोला था ना कि ये आजकल सबसे बड़े टीचर है, तो सच में है वो, सच में टीचर है वो। गूगल, यूट्यूब, व्हाटएवर, गूगल पे आप मीनिंग टाइप करके देख लीजिए, ऑलवेज टाइप इंग्लिश मीनिंग, क्योंकि वो अब 3-4 मीनिंग बताएगा, हिंदी में कुछ का कुछ बता देता है, तो रिलेट नहीं कर पाते हम कभी कभी।
तो इस तरीके से हम इसको भी पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। मैंने कहा ना, मैंने बहुत सारे वर्ड सीखे, अभी तो 2 ही नाम बता रही हूँ, मैंने और भी बहुत कुछ सीखे, अभी याद नहीं आएगा, बहुत सारे वर्ड। हाइड्रोक्लोरोक्विन नहीं, बहुत सारे वर्ड। तो दीज आर द प्रैक्टिकल वर्ड जो लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। कभी किसी ने कुछ नहीं, क्या हुआ तुम कुछ बोल रहे थे, बोलो। बर्ड बोल रहा था ना, तो वही कहें क्या। कौन सा वर्ड बोल रहा था? हाइड्रोक्लोरोक्विन वर्ड। हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाई है, आजकल कोरोना के चक्कर में काफी फेमस हो गया है, पर ठीक है, ये दूसरी बात है, हम वहाँ नहीं जाते। आई सेड कि इतना डिस्ट्रैक्शन है, तो अगर आप लोग प्लान नहीं करिएगा, ठीक है ना, तो गोल बहुत दूर खिसकता चला जाएगा, ठीक है ना, बहुत दूर खिसकता चला जाएगा। तो यू नीड टू कीप कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, ठीक है ना, ठीक है ना। बस होता है ऐसे, हम लोग जब हॉस्टल्स में पढ़ते थे ना, मैं आई से यू, अब ये तो गॉड हो रहा है, एनीवेज, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे और लगता था कि बहुत सारा टाइम, 4 बच्चे हैं और चारों बातचीत में लगा दिए, तो बहुत सारा टाइम, अरे बाप रे इतना टाइम निकल गया, कल को टेस्ट है, छत पे जाके सब लोग अपना घूम घूम के पढ़ते रहता था। टेंशन होता तो बैठ के नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। जब टेंशन होता तो चलते चलते पढ़ते थे। मैं ना एग्जाम की तैयारी में 5-6 किलो लूज कर जाती थी अपने, ये इतनी ही दूर में घूमते घूमते, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, क्योंकि बैठ के पढ़ा ही नहीं जाता था, तो वो आराम से शेड हो जाता था उतना वेट। तो होता क्या था कि जब बातचीत में टाइम पता नहीं चलता था, सब लोग आगे कुछ कुछ पूछने लगे, ये क्या वो क्या, पढ़ाई से भी रिलेटेड बात होगी तो आधा घंटा निकल गया। तो विल मेक अ रूटीन, नहीं कोई बात नहीं करेगा, छत पे जाते हैं, सब अलग अलग दिशा में चले जाओ, सब अलग अलग डायरेक्शन में पढ़ाई करो, कोई बात नहीं करेगा, और जो बात करेगा वो गधा हो सकता, राइट, इस तरीके के बोल देते थे। और जैसे लोग कोई आता था बात करने के लिए, तो जिसको नहीं रहा जाता था गधा फिर वापस से पढ़ाई नहीं बात करेंगे, राइट। तो याद दिला देते थे कि बात नहीं करना है, ठीक है ना, अभी 2 घंटा बिल्कुल बात नहीं करना है। मीन्स कि आप अपने आप को रोकने, आप पता है कि हम बह जाते हैं, तो रोकने के लिए कुछ नियम बनाना है ना, एक दूसरे को याद दिलाना है कि अभी पढ़ाई के बीच में बात नहीं करनी है। दिस इज व्हाट प्लानिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग में क्या क्या आंसर करना पड़ेगा आपको, क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कहाँ करेगा, सारे आंसर जब हम करेंगे प्लानिंग। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, जो हमने अभी अभी खत्म भी नहीं किया है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग अभी तक चल ही रहा है हमारा, एग्जाम के बाद, ये एग्जाम के बाद ही बीच में करेंगे ना, जब हमारे रिवीजन हो जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स क्या, सिस्टमेटिक वे में उसको ऑर्गेनाइज करना। वेरी गुड, grouping tasks on the basis of similarity and systematizing the activities which is required to be done to achieve। देखो मैं जितनी बार बोलूंगी ना उतनी बार कुछ अलग चीजें बोलूंगी, क्योंकि मैंने याद नहीं कर रखा है, मैंने समझ रखा है। तो systematizing the task which is required to be done to achieve something, to achieve your objective, है ना। सिस्टमेटिक आपने किया, लिस्टिंग डाउन, और फिर ग्रुप करके उसको असाइन कर दिया। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स ये हुआ, यहाँ क्या लिखा है देख लो, ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। Organizing refers to identifying the activities to be carried out, ठीक है, कॉमा है, क्या किया पहला स्टेज में, उसको कैरी आउट करता है, एक्टिविटीज जो आपको करना है उसको आइडेंटिफाई किया आपने, जबकि हम, मैंने आपको उधर लिख लीजिए, आप लिख लेंगे तो आइडेंटिफाइड रहेगा कि क्या क्या करना है। देन व्हाट टू बी डन, देन ग्रुपिंग सिमिलर एक्टिविटीज, एक जैसे एक जगह कर दिया सिमिलर एक्टिविटीज को, एंड नाउ एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग द एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। लाइक कि हमारा मैनेजमेंट, हमारा आईटी 2 ही कोर्स अगर चल रहा है, तो मैनेजमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट नीतीश सर होंगे और आईटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट अमित शुक्ला सर होंगे, और ये लोग अपने जूनियर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रखेंगे, कौन क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाएगा, कौन कब क्लासेस लेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय देम, ठीक है ना। समझ में आ गया, हो गया ना ऑर्गेनाइजिंग। यस मैम। पहले 2 भाग का आइडेंटिफिकेशन कि कौन कौन से कोर्स पढ़ाने वाले हैं, अगर मान लो सर ने कुछ ऐड किया नेक्स्ट टाइम, तो एक और डिपार्टमेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके कोई और डिपार्टमेंट होगा, उनके नीचे और सारे फैकल्टीज होंगे, हो जाएगा। तो आपको जो भी करना है आपने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद सिमिलर एक्टिविटीज को, मैनेजमेंट को एक तरफ कर दिया, यही ना हुआ, सिमिलैरिटी को ग्रुप करना, और आईटी को एक तरफ कर दिया, कौन पढ़ाएगा जावा, कौन पढ़ाएगा C++, कौन पढ़ाएगा प्रोग्रामिंग, अलग हो गया बिल्कुल। अब आपने क्या किया, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया, ताकि आप उस काम को आसानी से कर सके, सीनियर्स आपको अथॉरिटी दे सकेंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, और आपका ड्यूटी हो जाएगा उस काम को पूरा करके उनको वापस करना, ठीक है। दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग मीन्स। क्लियर, क्लियर, यस मैम।
नेक्स्ट स्टाफिंग मीन्स बिल्कुल जो आपने ग्रुप किया है ना सिमिलर एक्टिविटीज को उसको कॉम्पिटेंट पर्सन को उस काम पे लगा देना, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम, ठीक है ना। स्टाफिंग में बहुत कुछ आता है, तुम लोगों को स्टाफिंग शायद नहीं पढ़ना, अलग से नहीं पढ़ना ना, कोई बात नहीं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो स्टाफिंग में क्या क्या आता है मैं बता देती हूँ। स्टाफिंग स्टार्ट्स फ्रॉम मैन पावर प्लानिंग, ठीक है। मैन पावर प्लानिंग मीन्स कि अगर नया कोर्स कोई ऐड करना चाहते हैं हमारे सर, तो और कितने फैकल्टीज की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से लेवल की रिक्वायरमेंट होगी, क्या हमारे पास ऑलरेडी है उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले कुछ टीचर, तो हम उनको वो भी काम दे देंगे। अदरवाइज सब बाहर से ही लाना पड़ेगा, वो चीज़ें पढ़ाने वाले नहीं है कोई, ठीक है। जैसे कि कोई और सब्जेक्ट बोलो तुम लोग जो होगा, कोई और हो सकता है ऐड किया जा सकता है। वेब डिज़ाइन तो जब फिर भी आईटी का पार्ट हो गया। मान लो कि हम आर्किटेक्चर का कोर्स कराना चाहें अपने कॉलेज में, ऐड करना चाहें, राइट, ठीक है। इंजीनियरिंग कराना चाहें तो इंजीनियरिंग होटल मैनेजमेंट करना चाहें, ठीक है, तो अलग पूरा से एक सेटअप तैयार करना पड़ेगा उसके लिए। यस मैम, आप करेंगे अलग से पूरा तैयार, तो क्या करेंगे, आपके पास कोई अवेलेबल नहीं, तो मैन पावर प्लानिंग मतलब जितने भी एम्प्लॉय चाहिए होंगे उस कंडीशन में अगर हम होटल मैनेजमेंट का कोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो सब बाहर से चाहिए, ठीक है ना। अब बाहर से आप कैसे लाओगे, पहले कितना रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, इतना एडमिशन है, इतने लोगों का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आप क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं ना, न्यूज़पेपर में और कहाँ का, मैगजीन्स में, ई पोर्टल्स पे, इंटरनेट पे डालते हैं ना रिक्वायरमेंट, वैकेंसी आता है ना ऐसे ओपनिंग करके, तो ये आप कहीं पे भी डालो, सोशल मीडिया पे डालो, आप वैकेंसी डालेंगे, आपके पास एप्लीकेशंस आएगा, एप्लीकेशंस में बहुत सारे फालतू एप्लीकेशंस आ जाएंगे। इंजीनियरिंग करके कोई होटल मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके टीचर के लिए, कोई कहीं से कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन बेसिस पे कर रहा है, कोई माइक्रोबायोलॉजी करके कर रहा है, कर सकते हैं वो लोग। आप क्या करोगे, शॉर्ट लिस्टिंग करोगे जो आपके प्रोफाइल आपकी जरूरत से मैच करता रहेगा, है ना, करते हैं ना शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। ये सारा प्रोसेस रिक्रूटमेंट कहलाता है। फाइनली सिलेक्शन का दौर होगा जिसमें इंटरव्यू होगा, एग्जाम होगा, फाइनल इंटरव्यू होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, रेफरेंस होगा, और ये सब कुछ के बाद आपने जो इतना सारा आपके पास वैकेंसी या एप्लीकेशन आया था उसमें से 10 लोगों को निकाल लिया, तो 100, 200, 500 लोगों में से 10 लोगों को चुनना ही तो सिलेक्शन कहलाता है ना। दिस इज व्हाट सिलेक्शन मीन्स। एंड देन फिर उनको जब आपने सिलेक्शन किया तो कल जैसे आप लोग का इंडक्शन हुआ था, जो बहुत पहले होना चाहिए था, सबने कहा कोरोना की वजह से ये सब इतना लेट हुआ, तो आपका इंडक्शन होगा, यानी ऑर्गेनाइजेशंस के नियम कानून से आपको परिचित कराया जाएगा, ठीक है ना। क्या हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, कब आपको आना होगा, कब आपका टाइमिंग रहेगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। थोड़ा बहुत काम से रिलेटेड ट्रेनिंग दिलाया जाएगा, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग देयर, ठीक है ना। ट्रेनिंग भी 2 तरह का होता है, पहले ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो अभी आपका चल रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या क्या किया जाएगा उसकी तैयारी चल रही है ना अभी, ठीक है। ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, काम नहीं करते हुए भी आपको उसके बारे में नॉलेज मिल रहा है। फिर क्या होगा, दूसरी ट्रेनिंग क्या होगी, काम करते हुए सीखोगे ना, क्योंकि यहाँ तो थियोरेटिकल अप्रोच है, वहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा। काम करते करते आप सीखेंगे कि क्या करना है, कैसे प्लान किया जाता है, वहाँ पता चलेगा प्लान कैसे किया जाता है एक्चुअल। यहाँ तो मैम ने बता दिया यही प्लानिंग होता है, वहाँ एक्चुअल प्लानिंग में कितना दिमाग जाता है, कितना टाइम जाता है, सोचना पड़ता है। मैंने बताया ना, गोल सेट करना इतना आसान नहीं है, टाइम देना पड़ता है उसमें। तो ये सब आपको वहाँ रियल लाइफ में पता चलेगा जब आप करेंगे। स्टाफिंग समझ में आया कि सही पर्सन को उनके एबिलिटी के हिसाब से, उनके कॉम्पिटेंसी के हिसाब से किसी काम पे लगाना ही राइट स्टाफिंग, जिसमें ट्रेनिंग, इंडक्शन सब आ जाता है। है क्या ये वर्ड मैम? मैं बताती हूँ। इफ द राइट पर्सन इज नॉट एम्प्लॉयड एट राइट प्लेस, ऑल द एफर्ट्स गो हेवायर, मतलब बेकार चला जाएगा, ठीक है ना। कोई जितना भी आपने प्लानिंग किया है, ऑर्गेनाइजिंग किया है, सब खत्म हो जाएगा अगर आपने लता मंगेशकर को कोरियोग्राफी का काम दे दिया, और कोरियोग्राफर नाम लो किसी का, सरोज खान को, आप गुजर गई, सरोज खान को आपने सिंगिंग का काम दे दिया, तो चौपट हो गया, मेमो डिसूजा हो गया, काम खत्म हो गया ना तुम्हारे स्टाफिंग का। उल्टा पुल्टा सब हो जाएगा ना, कोई काम सही से नहीं होगा, तो हे वायर हो जाएगा, सारा काम आपका अस्त व्यस्त हो जाएगा, कुछ काम सही से नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है ना। डायरेक्टिंग में मैंने अभी बताया कि डायरेक्टिंग में कुछ डायरेक्टिंग मतलब क्या, इंस्ट्रक्शंस देना कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। वो इंस्ट्रक्शंस हम आपको देंगे, उसके बाद जो भी गाइडलाइंस उसके लिए, सुपरविजन करना, कैसे करना है, क्या गलत हो गया, क्या सही हुआ, सही से जा रहा है वो काम या नहीं हो रहा है, सुपरवाइज करना,
ठीक है, कुछ लोग नहीं काम करना चाहते, टीम है 10 का, 10 में से 10 करेंगे तभी तो हम अच्छे से उस काम को। 10 प्लेयर्स होते हैं ना फील्ड में, क्रिकेट में, अगर उसमें से 2 प्लेयर परफॉर्म ना करें, शायद हम जीत भी जाए, ठीक है ना, लेकिन वो 2 प्लेयर को हम आइडेंटिफाई तो कर लेंगे कि ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, क्यों नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम होगी, उससे बात करेंगे, उसके मन में किसी के प्रति कोई ग्रीवेंसेस है क्या, कोई शिकायत है क्या, कोई कंप्लेन है क्या, बात करेंगे ना। ग्रीवेंसेस मतलब शिकायत या कंप्लेन होता है। विल टॉक, ठीक है, हम उसको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि देखो तुम्हारे बिना हम लोग हार जाएंगे, इतने सारे मैचेस हैं, ये तो जीत गए लेकिन अगले में भी तुम ऐसे करोगे तो नहीं हो पाएगा, तुम्हें करना पड़ेगा। डायरेक्ट मोटिवेशन, इनडायरेक्ट मोटिवेशन, फाइनेंशियल मोटिवेशन, जैसे भी होगा आपको उसको वापस से ग्राउंड पे क्या करना पड़ेगा, उसको काम में वापस से लगाना पड़ेगा। सीन्स डायरेक्टिंग में यही होता है कि आपको क्या करना है या आपको कम्युनिकेट कर दिया जाता है, फिर सुपरवाइज किया जाता है, देखा जाता है कि आप वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप सही से कर रहे हैं तो ठीक है, और आपको कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कुछ डायरेक्शन की ज़रूरत है, तो योर सुपरवाइजर विल गिव यू एंड देन मोटिवेट करते हैं आपको। बीच बीच में अगर हम सुस्त पड़ जाते हैं, डल हो जाते हैं, तुम बोलते ना कुछ दिन तो मोटिवेटेड रहते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं, तो फिर से आपको मोटिवेट करना है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार आपको करना पड़ा। एंड देन लीडिंग मतलब सिर्फ मैं आपको बोल ही रही हूँ, खुद कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, खुद आ रही हूँ आधा घंटा लेट आपके क्लास में, लेकिन आपको बोलती हूँ समय से आओ, पंक्चुअल रहो, तो पीछे क्या बोलोगे, खुद तो कभी टाइम फॉलो नहीं करते, ज्ञान बांटते थे, राइट है ना। तो लीडिंग मीन्स कि आप एग्जाम्पल सेट करें, ठीक है ना, करके दिखाए जो चीज आप चाहते हैं कि आपके टीम मेंबर्स करें। ओके, तो वो क्या करना पड़ेगा।